हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लॉज 33 से 44 के क्लॉज जो हमारे टैक्स ऑडिट के बच गए थे वो देखेंगे, जैसे हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फिनिश हो जाए। क्लॉज 33 हमारा चैप्टर 6A से रिलेटेड है। अगर कोई एसएससी जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है वो चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो आपको यहाँ पर बताना है 80C हो 80D हो। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है क्लॉज 33 में। नेक्स्ट उसके बाद क्लॉज 34 है। जो क्लॉज 34 है वो हमारा टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस की जो रिटर्न्स गई हैं और जिस सेक्शन के तहत डिडक्शन हुआ है उसमें क्या प्रॉपर तरीके से डिडक्शन हुआ है कि नहीं। तो 34 का जो ए पार्ट है उसमें आपको डिडक्शन से रिलेटेड बताना है कि जो आपने जिन पर्सन का डिडक्ट किया है जिस सेक्शन में, तो उसकी समरी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 194 आई रेंट से रिलेटेड कितना आपने डिडक्शन किया, टोटल पीएनएल में कितना खर्चा है और उसमें से आपने कितना कितने अमाउंट पे डिडक्ट किया है। कोई शॉर्टफॉल तो नहीं है, शॉर्टफॉल है तो उस पे अब आप कितना फर्दर पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तीन चीजें हैं, एक तो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, कितना टोटल पेमेंट किया है। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, जितना आपने पेमेंट किया है उसमें से कितने पे रिक्वायर्ड था और कितने पे एक्चुअली डिडक्ट हुआ है। ये तीन क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब हम अपने गुड्स से रिलेटेड सेक्शन की बात करें तो उसमें 50 लाख जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद ही आपका टीडीएस की लाइबिलिटी आती है 194 क्यू में। बाकी सब में फ्रॉम 1 रुपी ही आती है जब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये ए पॉइंट में भरना है। देन इसके ही जो स्टेटमेंट्स गए हैं, टीडीएस के रिटर्न्स गए हैं, टीसीएस के रिटर्न्स गए हैं, वो आपको बी पॉइंट में बताना है विथ ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। नेक्स्ट है, आपने अगर कोई डिफॉल्ट किया है टीडीएस जमा करने में या डिडक्ट करने में और आपने इंटरेस्ट पे किया है असेसिंग डिफॉल्ट के केस में, तो कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है और किस दिन पे किया है, ये सारी जानकारी आपको सी पॉइंट में देनी है। तो ये हमारा क्लॉज 34 जो है वो टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस की पूरी समरी सेक्शन वाइज, रिटर्न वाइज एंड इंटरेस्ट। 35 की बात करें तो ये हमारे ट्रेडिंग कंसर्न के केस में क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स ट्रेडेड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मतलब आपको बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल देनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर आपको प्रिंसिपल आइटम की देनी है, रॉ मटेरियल की देनी है, फिनिश गुड की देनी है, बाय प्रोडक्ट की देनी है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक में आइटम नेम, यूनिट नेम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना था, सेल कितना हुआ और क्लोजिंग स्टॉक अब कितना है, ये आपकी बैलेंस शीट से भी मैच करना चाहिए। कोई शॉर्टेज या एक्सेस हुआ है तो वो आपको डिटेल बतानी है। 35 के बाद है 36A। कोई डिविडेंड आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज 22E से रिलेटेड है, वो मिला है तो आपको उसकी डिटेल बतानी है यस या नो करके और उसकी फर्निश करनी है। क्लॉज 37 कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो आपको एप्लीकेबल करके उसके जो भी क्वालिफिकेशंस हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सारी चीजें क्लॉज 37 में बतानी है। क्लॉज 38 है, एक्साइज एक्ट के तहत अगर कोई ऑडिट हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको क्वालिफिकेशंस बतानी है। 39 क्लॉज है फॉर 72 स्पेशल ऑडिट अगर आपका हुआ है या कोई टैक्सेबल सर्विसेज से रिलेटेड ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है तो वो आपको बताना है। 37, 38, 39 सब ऑडिट से रिलेटेड है। 40 में आपको यहाँ पर टर्नओवर की डिटेल देनी है, टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की। बट ये कंपैरेटिव है जानकारी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23।
जो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है वो टोटल एक्सपायर टर्नओवर तो देना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, स्टॉक इन ट्रेड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड मटेरियल कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। इन सबके जानकारी आप देंगे तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। Clause 41 है, please furnish the detail of demand raised or refund issued during the previous year under any law other than income tax, wealth tax along with detail। अगर कोई दूसरे लॉ के तहत डिमांड या रिफंड इशू हुआ है तो आपको क्लॉज 41 में देना है। 42 में अगर आपको एसएफटी रिटर्न्स फाइल करना है, फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। क्लॉज 43, whether the assessee or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report as referred to in section 286 of subsection 2। कोई पेरेंट एंटिटी को रिपोर्ट इशू करनी है तो उससे रिलेटेड है। एंड सबसे लास्ट वाला जो क्लॉज है 44, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बताना है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी। आपने ऐसे कितने खर्चा किया है इंक्लूडिंग परचेजेस जो कि आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से किया है जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है, या जीएसटी में नॉन रजिस्टर्ड से आपने खरीदा है, और जिनसे आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से खरीदा है तो उसमें भी एग्जेम्प्टेड गुड्स कितने हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले एसएससी से कितने खरीदा है, और अदर देन गुड्स एग्जेम्प्टेड कॉम्पोजिशन अदर जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है उनसे आपने कितना खरीदा है, और इन लोगों को आपने पेमेंट भी कितना किया है ये भी आपको बताना है, टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। अब यहाँ पर डाउट ये है कि कौन कौन से हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कवर होंगे। तो जो जीएसटीएबल है वो ही वाले कवर होंगे। जैसे सैलरी है तो सैलरी एक एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का है जिसमें जीएसटी नहीं अट्रैक्ट होता, तो वो कवर नहीं होगा, वो एक्सपेंडिचर आपको कंसिडर नहीं करने हैं। डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करना है। अदर देन दिस जितने भी आपके परचेजेस हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करने हैं। जब आप देखेंगे तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर जो सेकंड कॉलम में आप बताएंगे उसको, वो ऐड होगा 3 + 4 + 5 एंड +7 से। ये तीनों चीजें जब ये आप चारों चीजें ऐड करेंगे तो आपके कॉलम नंबर 2 से मैच हो जाएगा। तो ये लास्ट शेड्यूल है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। एंड उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल्स देनी है और ऐसे आपकी 3CD कंप्लीट हो जाएगी। तो होप आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के सारे क्लॉज टोटल क्लॉज 44 है वो समझ आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।